गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कल हमने डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ के बारे में बहुत कुछ जाना और आज हम उसी दादी माँ की कहानी को आगे सुनेंगे और समझेंगे कि डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ कैसे थी। कल हमने जाना था कि लेखक अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता है, हॉस्टल में रहता है, इंतज़ार कर रहा होता है कि कब वो घर जाएगा, अपनी दादी माँ से मिलेगा। और वहाँ ये भी जिक्र होता है कि कि लेखक जो है थोड़ा बहुत बीमार होना पसंद करता है, वो भी दादी माँ की वजह से, क्योंकि दादी माँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, बहुत प्यार करती है, बहुत स्नेह करती हैं, बार बार हाथ छूती रहती हैं, सर छूती रहती हैं, अनुमान लगाती हैं ज्वर का, खाने पीने का ध्यान रखती हैं, सफाई का ध्यान रखती हैं। और यहाँ लेखक ने बताया था कि किस तरह से दादी माँ जो है बहुत सारी दवाइयों को जानती हैं, गवई गाँव की दवाइयों को जानती हैं और सबको निर्देश भी देती हैं। अगर कोई बीमार होता है, किसी को कोई बीमारी होती है, मलेरिया, विशुचिका हैजा कोई बोलते हैं, और सरसाम जिससे सुन्न हो जाता है शरीर, तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियों के बारे में दादी माँ सबको सुझाव देती रहती हैं। और एक विशेष ध्यान जो वो रखती हैं, सफाई और खाना, कि साफ सुथरा हो घर में और रोज़ मरीज़ के चादर गिलाफ बदले जाएं और खाना अच्छा हो, साफ सुथरा, हल्का। और अगर ऐसा ना हो तो दादी माँ को बहुत गुस्सा आता था। इस तरह से दादी माँ दिखाती हैं कि किस तरह गांव के सभी लोगों को कहो या घर परिवार के लोगों को कहो, सबको अच्छे से अपना ध्यान रखना चाहिए और कोई मुसीबत आए तो उसको सामना अच्छे से करना चाहिए। तो एक बार जो है दादी माँ, किशन भैया की शादी होने वाली थी, तो उस दौरान दादी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। दादी माँ कुछ काम करती नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे घर को अपने सर पे उठाए रहती है। और जैसे ही दादी माँ कहीं उपस्थित नहीं होती है किसी काम में, तो फिर उस काम को देर तो होना ही है, क्योंकि दादी माँ नहीं है तो फिर काम क्यों होगा, उनका इंतज़ार तो करना पड़ेगा। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दादी माँ किसी को डांट रही है और बहुत ज़ोर से डांट रही है, बिगड़ के खड़ी हुई बिल्कुल। तो मैंने देखा कि दादी माँ किसे डांट रही है। तो कोने में दुबकी हुई सी रामी की चाची खड़ी हैं और दादी माँ उससे रुपये मांग रही है, जो उसने कभी दादी माँ से उधार लिए थे, और उन रुपयों के साथ वो ब्याज भी मांग रही हैं जो उन पर चढ़ गया है। और कह रही हैं कि जब तू मांगने आई थी तब कैसे आई थी, तुझे याद है, किसी ने भी तुझे पैसे नहीं दिए थे, और अब तू जब लौटाने की बारी आई है तो तू आजकल कर रही है कि इस फसल में दूंगी, अगली फसल में दूंगी कर रही है। रामी की चाची दादी माँ के पैरों में गिर पड़ती है कि बिटिया की शादी है, आप दया नहीं करेंगी तो कौन करेगा, बेचारी बच्ची का क्या होगा। दादी माँ ने कहा, हट हट, अभी नहा के आई हूँ, जाने दो दादी, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। मैंने बोला। दादी बोलती है, चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से बाहर निकल गया आंगन की तरफ, और कई दिन बाद मैं भूल चुका था इस बात को। तो रामी की चाची जो है मुझे मिलती है, और रामी की चाची दादी की बहुत बड़ाई कर रही होती है, और वे दादी को पूतो भलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही होती है। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उन्होंने कहा, भगवान भला करे मालकिन का, कल ही आई थी और पीछे का सारा रुपया
ब्याज के साथ छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। और तो और 10 रुपये का नोट देकर भी गई। ये काफ़ी पुरानी कहानी है, तो उस दौरान 10 रुपये भी बहुत ज़्यादा कीमत वाले होते थे। तो 10 रुपये का नोट भी देकर गई और बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई नहीं होनी चाहिए। धन्नो चाची बहुत आभार मान रही थी दादी का और कह रही है, देवता है बेटा, देवता। और ये सब सुन के मेरा मन गदगद हो उठा। फिर किशन भैया के विवाह के दिनों में याद करते हैं लेखक कि उस दौरान मैं ना थोड़ा सा बीमार था। लेखक थोड़ा सा बीमार थे उस दौरान, और तो वो बारात में जा नहीं पाए। साथ ही इनका ममेरा भाई है, मेरा ममेरा भाई है राघव, वो देर से आया था तो वो भी नहीं जा पाया। तो जहाँ लेडी संगीत हो रहा था, औरतें जहाँ गीत गा रही थीं, तो वो वहाँ सोया हुआ था ममेरा भाई मेरा राघव। उन्होंने देख लिया तो उन्होंने आपत्ति जताई कि भाई बच्चे यहाँ पर नहीं सोएंगे लड़के। दादी माँ ने कहा, लड़के और ब्रह्मा दोनों बराबर होते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर ये यहाँ सोया है। मुझे भी दादी माँ ने चुपके से चारपाई पे सुला दिया था वहीं पर। और विवाह के 4-5 रोज से ही गीत गाना शुरू कर देती हैं औरतें, उसमें अभिनय भी करती हैं। और विवाह से लेकर पुत्र की उत्पत्ति तक के गीत होते हैं, उसमें अभिनय होता है। तो और मैं चादर के अंदर मुंह डाले सब बातें सुन रहा था और मेरी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, पर मैंने बहुत नियंत्रण में करी हुई थी। पर भाभी की बात सुनकर मैं हंसी नहीं रोक पाया और मेरा भंडा फोड़ हो गया कि मैं भी वही हूँ। देबू की माँ ने चादर खींच ली। दादी ने कहा, बच्चा है। अगले दिन जब देबू की माँ मिली और मुझे कहने लगी, कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहाँ से भाग गया और दादी माँ के पीछे जाके छुप गया। जब कोई अपराध हो जाता तो दादी माँ की छाया में खड़े होने पर बच जाते थे। ये दादी माँ का स्नेह और ममता की मूर्ति थी दादी माँ मेरे लिए। और एक एक बात किसी मालूम होती है उनकी, परंतु परिस्थितियाँ जीवन को कैसे नचाती हैं ये भी दादी माँ जानती हैं। दादा की मृत्यु के बाद दादाजी हैं, दादाजी का और दादी जी का दोनों का बहुत स्नेह था आपस में। और दादाजी की मृत्यु हो गई तो दादी जो है वो उदास रहने लग गई। दादाजी की मृत्यु के बाद उदास रहने लग गई और बहुत परेशानी हुई उन्हें। और उन्हें लगता कि उन्हें धोखा दिया है दादा ने, क्योंकि दादा हमेशा कहते थे कि वो आगे चलेंगी और मैं बाद में चलूँगा, लेकिन दादाजी की मृत्यु पहले हो गई। खैर, दादा की मृत्यु के बाद मुंह में राम बगल में छुरी जैसे दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और खराब कर दिया। मतलब दोस्त कैसे निकले, थोड़ा धोखा देने वाले, मीठा बोलते लेकिन धोखा देते थे। उधर दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने बहुत सारी संपत्ति खर्च कर, और इतनी सारी संपत्ति खर्च करने के बाद आर्थिक संकट गहरा गया। आर्थिक संकट मीन्स पैसे से संबंधी संकट आ गया। तो दादी माँ अक्सर फिर उदास रहती। और एक बार माघ के दिन थे,
कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था और पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह से भरी आंखों में, स्नेह से भरी आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा हो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितनों के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने से हो गए, रोने लग गए। तो रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी, मतलब जो शाप को भी नष्ट कर दे। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का एक पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? शिव प्रसाद सिंह को अपनी दादी माँ के ना होने का बहुत बुरा लगता है और वो अपनी दादी माँ को खोकर बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो अपनी दादी माँ से बहुत स्नेह करता था। सो हमने देखा कि किस तरह से लेखक की दादी माँ ध्यान रखती हैं अपने परिवार का। चलो कुछ सवाल देख लें। जो हमने कहानी का यह हिस्सा सुना, दादी माँ के बारे में जो सुना, उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें कितना समझ आया। प्रश्न नंबर 6, 5 तक हमने पहले पार्ट में कर लिया था, है ना? अब ये दूसरे पार्ट में है, तो हम शुरू प्रश्न नंबर 6 से ही करेंगे। घर में किसका विवाह होने वाला था? प्रश्न 7, दादी माँ बाहर किसे डांट रही थी और क्यों? प्रश्न नंबर 8, रामी की चाची ने लेखक को दादी माँ के बारे में क्या बताया? प्रश्न नंबर 9, किसकी मृत्यु के बाद दादी उदास रहने लगी? प्रश्न नंबर 10, घर की आर्थिक स्थिति कैसे बिगड़ी? प्रश्न नंबर 11, दादी माँ ने पिताजी और किशन भैया की सहायता कैसे की? प्रश्न नंबर 12, लेखक को किस बात का विश्वास अपनी आंखों पर नहीं हो रहा? प्रश्न नंबर 13, इस पाठ का नाम और लेखक का नाम बताइए। धन्यवाद।